ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा गया है। और देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप करने का प्रयास करते हैं तो एक तरफ तो हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इसको कनेक्ट करना है। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी है ना में काफ़ी मैच्योर्ड होती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भारत के हैंडीक्राफ्ट और कॉटन इंडस्ट्री का डाउनफॉल कैसे होता है ना, इसकी डिक्लाइन कैसे होती है, क्वेश्चन हमारा ये है, राइट। और इस क्वेश्चन का आंसर जब आप करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन जो है, जब आप लिखने जाएंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, फर्स्ट हमें क्या करना है कि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो ब्रिटेन के औपनिवेशिक नीति में क्या परिवर्तन किया, ठीक है। और इस औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन का भारत के हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग के पतन में इसका क्या रोल है। पहले आप की कॉन्सेप्ट को समझिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में है, जो हुआ, यह भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री के डिक्लाइन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला आपको शुरुआत करना है औद्योगिक क्रांति, मतलब कि आप क्या करेंगे कि आप औद्योगिक जो क्रांति है उस क्रांति को डिफाइन करेंगे। और बहुत सिंपल आप डिफाइन कर सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से आशय उत्पादन के साधन में आमूलचूल परिवर्तन से है, जिसने तत्कालीन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, संस्कृति सभी को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। और इस औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन के भारत के संदर्भ में औपनिवेशिक जो नीति है, उस औपनिवेशिक नीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया था, जिसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, है ना। इसके माध्यम से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि औपनिवेशिक नीति में क्या बदलाव हुआ। तो देखो, जब उपनिवेशवाद आप पढ़ते हो, जैसे ही आप उपनिवेशवाद पढ़ते हैं तो उपनिवेशवाद के अध्ययन के अंतर्गत क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भारत में वन साइडेड फ्री ट्रेड, राइट, पॉलिसी को लागू किया गया, है ना। ये वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है कि आप देखोगे 1813 से लेके 1858 तक ये ब्रिटेन में इस पॉलिसी को भारत में लागू किया था। और इस पॉलिसी की भूमिका जो है भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें कि इसके पहले उपनिवेशवाद का जो चरण है, जो व्यापारिक एकाधिकार का चरण है, उसमें भारत और ब्रिटेन के जो आर्थिक संबंध था, उस आर्थिक संबंध में ब्रिटेन भारत में निर्मित वस्तुओं का भारत से आयात करके यूरोप में बेचती थी, राइट। अब इसके चलते क्या था कि भारत को लाभ था, यानी भारत से अभी उतना बड़े पैमाने पर ड्रेन नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उन लोगों ने भारतीय राजस्व से प्राप्त जो आय है
उसी आय का उपयोग करना शुरू किया था। लेकिन यहाँ से तो भारत एवं ब्रिटेन का जो संबंध है, भारत एवं ब्रिटेन के संबंध में परिवर्तन हो रहा। ब्रिटेन के जो संबंध है उस संबंध में फंडामेंटल चेंज हो रहा। जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में इंट्रोड्यूस किया वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी, तो वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी के कारण क्या हुआ, संबंध कैसे डेवलप हो रहा कि उन्होंने टारगेट किया कि अब भारत को ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित बाजार निर्मित उत्पादों के बाजार के रूप में विकसित करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बात ध्यान में रखिए कि उसने क्या किया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो हम तो इंडस्ट्री का उत्पादन करने लगे, इंडस्ट्रियल गुड्स का उत्पादन करने लगे, निर्मित वस्तुओं का उत्पादन ब्रिटेन करने लगा, जबकि इसके पहले वो निर्मित वस्तु भारत से आयात करती थी। तो अब इससे जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बदलना है, और इस रिलेशनशिप को बदलने के लिए पहला उसने इम्पॉर्टेंट जो टारगेट किया कि भारत एवं ब्रिटेन के बीच जो मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर व्यापार होता था उसको चेंज करके वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी को लागू किया। तो वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है, इसी पे आपको ध्यान में रखना है कि ये वन साइडेड फ्री ट्रेड जो है पॉलिसी, और यहाँ पर भारत का हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है, एवं कुटीर उद्योग, ठीक है, और ये आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये प्रतिफल था। तो अब क्या किया जाता है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ब्रिटेन में भारत में निर्मित वस्तुओं पर या तो प्रतिबंध लगाया जाता है या उच्च सीमा शुल्क लगाया जाता है, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा देते हैं, और कई ऐसी लॉ बना करके और भारतीय वस्तुओं के, खास करके निर्मित वस्तुओं के ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित जो वस्तु है वह अगर भारत में आती है तो उन वस्तुओं के प्रवेश पर 0 टैरिफ लगता है ना। जैसे आप अभी सुन रहे होंगे कि ट्रम्प जो है टैरिफ वार को उन्होंने शुरू किया है, तो यहाँ पर पूरी पॉलिसी ही चेंज हो जाती है कि भारतीय वस्तु जब ब्रिटेन में निर्मित वस्तु प्रवेश करते हैं तो उन पे 100, 150, 200% जो है टैरिफ लगाया जाता है, और उसके चलते भारत के निर्मित वस्तुएं जो है ब्रिटेन के बाज़ार में या यूरोप के बाज़ार में
महंगे हो जाते हैं, इससे भारतीय वस्तुओं का डिमांड जो है कम होता है। एक तो उन्होंने ये काम किया, दूसरी तरफ उन्होंने पॉलिसी क्या बनाया कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना है। ठीक है, यह ध्यान में रखनी है कि भारत जो है कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बने। ठीक है, और निर्मित माल का आयातक बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी लागू किया। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ और इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्ग ब्रिटेन में डेवलप किया, उसने सरकार पर दबाव डाला कि ऐसी पॉलिसी अपनाया जाए जिससे ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भारत को बाजार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए, और उसके प्रभाव में ये चीज़ें होती है। राइट। दूसरा यहाँ पर चीज़ देखिए कि कच्चे माल का निर्यातक भारत बने, इसलिए भारत में क्या किया जाता है कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाता है। अब वो कृषि का वाणिज्यीकरण के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है, कपास का उत्पादन, भारत में कई क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता था, इसके पहले भी हो रहा और अभी भी हो रहा। इसमें उन्होंने बड़ा ही ध्यान दिया कि भारत चाहे कपास का उत्पादन करे या खाद्यान्न का उत्पादन करे, और ये कपास यहाँ से ब्रिटेन को निर्यात किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस चीज़ में हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहला जो फेज है, ये फेज तो कपड़ा उद्योग में था। अब इन्होंने कॉटन का जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में क्या किया कि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन पर बल दिया। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे रेशे वाले कपास जो उत्पादित होने लगे, भारतीयों को प्रमोट किया, भारत में इस तरह की सिस्टम डेवलप कर दिया, और ये लंबे रेशे वाले कपास जो है यहाँ से निर्यात करके वहाँ जा रहे हैं, और निर्यात करके वहाँ जा रहे हैं, तो ये उनके उद्योगों के लिए तो ठीक था। राइट। लेकिन भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उसके लिए ये ठीक नहीं था। उसमें इसका बहुत बेहतर उपयोग नहीं किया जा सकता था। तो इसके चलते क्या हो रहा कि यहाँ भी जो मेजर हमारा उद्योग था, ये कपड़ा उद्योग ही था। मेजर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। राइट। तो मेजर उद्योग यहाँ पर कपड़ा उद्योग था। फिर उन्होंने कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत नील उत्पादन पर बल दिया, इंडिगो के उत्पादन पर, इंडिगो को फिर उत्पाद को वहाँ पर निर्यात किया, खाद्यान्न के उत्पादन पर बल दिया, गेहूं चावल, है ना। लेकिन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर उन्होंने बल नहीं दिया, क्योंकि उनको ब्रिटेन की इंडस्ट्री को संरक्षित करना था। वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे थे, और ब्रिटेन की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन जब दे ही रहे थे, तो उसके लिए पॉलिसी इस तरह से बनाते हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि सरकार उनकी थी, तो जो दस्तकार हैं, है ना, और कुटीर उद्योग में लगे हुए जो लोग हैं, इनकी उत्पादकता को भी नियंत्रित करते हैं। राइट। इनको उत्पादन से रोकने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि इस समय आप देखोगे कि भारतीय
जो समाज है उसमें डी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू होता है। केवल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होता है, डी अर्बनाइजेशन भी होता है। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इससे प्रयास से क्या हुआ कि भारत में एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनौद्योगिकरण, और अगर कोई भी सरकार अनौद्योगिकरण को बल देता है, उस पर फोकस करता है, तो इसका मतलब है कि उस समाज में इंडस्ट्री का पतन होगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया क्योंकि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए उसी पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और उन्होंने कब्जा करके फिर क्या किया कि इसी समय हम इस बात को भी कह रहे हैं कि भारत में डी अर्बनाइजेशन हो रहा, राइट। और फिर उन्होंने क्या किया कि आप देखोगे कि इसी समय उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करके भारत का सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं। और ये नई शिक्षित जो वर्ग है, इन नए शिक्षित वर्गों को पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से इनको जोड़ा जाता है। और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने के कारण ये बहुत बड़े उपभोक्ता के रूप में, ब्रिटिश उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में ये सामने आते हैं। और सामने आते हैं तो इस कारण से भी भारत में जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग का पतन होता है। हालांकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार मॉरिस डी मॉरिस है, मॉरिस डी मॉरिस कहता है कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहाँ हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा, लेकिन भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। ठीक है, भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। उल्टे क्या किया गया कि भारत के प्रत्येक घरों में जो इंडस्ट्री थी, हस्तशिल्प उद्योग या कुटीर उद्योग थी, उसको क्रमिक रूप से उसको समाप्त कर दिया गया। और इसलिए दादा भाई नौरोजी ने जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा का प्रतिपादन किया तो यहाँ पर जो एक टर्म दादा भाई नौरोजी यूज़ करते हैं कि जब उन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया भारत में वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी को, तो भारत से कच्चे माल का निर्यात करते हैं और भारत निर्मित मालों का आयात करता है। तो इसको दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि अनवांटेड ट्रेड था, जिसको औपनिवेशिक सरकार ने भारत पर थोप दिया था। और इस अनवांटेड ट्रेड के कारण एक तरफ ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, दूसरी तरफ हमारी हस्तशिल्प उद्योग और कुटीर उद्योगों का पतन होता है, और तीसरी तरफ क्या होता है कि ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित, जो कि उद्योग औद्योगिक क्रांति के प्रतिफल थे, उसमें निर्मित उत्पाद भारतीय बाजार में आते हैं। और इतना ही नहीं, बाद के दिनों जब आप रेलवे का विस्तार करते हैं तो रेलवे का विस्तार करते हैं तो उसकी माल भाड़ा जो नीति थी, उस नीति को भी इस तरह से वो लागू करते हैं कि अगर भारत से कच्चा माल, भारत के आंतरिक क्षेत्रों से कच्चा माल बंदरगाह तक जा रही है और उस रास्ते में रेलवे का डेवलपमेंट किया गया है, तो उसका माल भाड़ा कम होगा। लेकिन भारत के आंतरिक क्षेत्र से निर्मित माल जो है बंदरगाह तक जा रही है, उसका माल भाड़ा अधिक होगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित वस्तु जो है बंदरगाह से भारत के आंतरिक बाजारों में जा रही है, तो उसका माल भाड़ा कम होगा। यानी इन्होंने यहाँ पर माल भाड़ा नीति का भी उपयोग किया कि भारत के हस्तशिल्प उद्योग और कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया जाए और भारत को ब्रिटेन का कृषि उपनिवेश बना के रखा जाए। और भारत को कृषि उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया थी, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रतिफल था, क्योंकि उसी के फलस्वरूप
उन्होंने पूरी अपनी अर्थव्यवस्था का संरचना डेवलप कर लिया कि ब्रिटेन एक औद्योगिक देश होगा और भारत जो है पूर्व पूंजीवादी सामंती कृषक के क्षेत्र होगा और यहाँ से खाद्यान्न और कच्चे माल का उत्पादन होगा जो कि ब्रिटेन को निर्यात किया जाएगा और ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित माल का निर्यात किया जाएगा, उसको भारत को निर्यात किया जाएगा और इसके कारण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि जब आप निष्कर्ष इसमें लिखिएगा तो देखो, निष्कर्ष जब कभी भी आप लिखोगे तो आप सिंपली लिखेंगे कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन जो ब्रिटिश से ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसका प्रत्यक्ष परिणाम था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने भारत और ब्रिटेन के जो संबंध थे उसमें ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति को परिवर्तित कर दिया और उस औपनिवेशिक नीति ने भारत को एक कृषि उपनिवेश के रूप में डेवलप करने की बात की और भारत को ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित उत्पादों के बाजार के रूप में विकसित किया, जिसके फलस्वरूप जो है भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया।